अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विद मैटर। मैटर के साथ हमने रेडिएशंस को जो है वो हमने शो करना है कि रेडिएशंस के साथ अगर मैटर इंटरेक्ट हो जाए आपस में, जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि रेडिएशंस पर क्या चीज़ डिपेंड करेगी, मैटर पे क्या चीज़ डिपेंड करेगी, वही हमने यहाँ डिस्कस करना है। अगर हम इन टर्म ऑफ एनर्जी की बात करें या हम वेव रेडिएशन की बात करें, जिसका मैं जनरल नेम फोटोन रख देता हूँ। अगर फोटोन, ठीक है, फोटोन स्ट्राइक करे विद द मैटर तो क्या होगा, तो भी पॉसिबिलिटी है। किसकी पॉसिबिलिटी है? 2 से 3 प्रोसेस की पॉसिबिलिटी है जो कि आप डिस्कस करके आए हो। मैं जस्ट वर्बली समझाऊंगा, आप ये पहले से पढ़ के आ चुके हो। नंबर वन क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। नंबर 2 कॉम्पटन्स इफेक्ट। क्लियर? नंबर 3 पेयर प्रोडक्शन। ओके बेटा, तो ये कुछ प्रोसेस थे जो कि फोटोन की इंटरेक्शन विद मैटर से हमें मिलते हैं। ठीक है। देन इसके बाद अगर मैटर ना हो, सॉरी वेव रेडिएशन ना हो, बल्कि कौन सी रेडिएशन हो? मैटर रेडिएशन हो, जिसका मैं जो है वो इसमें हम कह लीजिए कि अल्फ़ा, बीटा, ठीक है, और प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, ये चीज़ें शामिल हो जाएं, जिसको हम जनरली मैटर रेडिएशंस भी कह रहे हैं। अगर ये हो तो फिर क्या प्रोसेस होगा? फिर भी कोई ना कोई जो है एक से ज़्यादा प्रोसेस हो सकते हैं, जैसा कि आयनाइजेशन एंड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है आपके पास? ब्रैमस्लिंग। ब्रैमस्लिंग प्रोसेस क्या था? जिसको हम ब्रेकिंग ऑफ रेडिएशंस भी कहते हैं। ठीक है, रेडिएशंस का ब्रेक हो जाना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि सपोज वी हैव अ फोटोन, ठीक है, with a certain amount of energy and this photon strikes onto the metal surface। ठीक है, जैसे ये मेटल सरफेस स्ट्राइक करेगा वहाँ से दैट कॉज द एमिशन ऑफ द फोटोन, एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ से स्ट्राइक करके इलेक्ट्रॉन की एमिशन का बायस बनेगा, और उस इलेक्ट्रॉन के इमिट आउट होने को ही हम क्या कह रहे हैं? आयंस बनाना। क्लियर ना? तो इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हो रहा है, उसी प्रोसेस को तो हम क्या कह रहे हैं? फोटोन ने इंटरैक्ट किया, इलेक्ट्रॉन को इमिट आउट करवाया, तो ये क्या प्रोसेस हो गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैं आपको बता चुका हूँ, इट रिक्वायर्ड द एनर्जी। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड लेस देन द 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस तकरीबन वो किस में चले जाती है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस में चली जाती है। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस पर हो जाता है। ये क्लास में मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है। नेक्स्ट कॉम्पटन्स इफेक्ट। कॉम्पटन्स इफेक्ट में क्या पढ़ा था आपने? मैं अगर आपको जो है यहाँ पर डिस्क्राइब कर दूँ साथ साथ, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या किया था? ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हमने ये हमारी एक मेटल सरफेस थी, ठीक है, इस मेटल सरफेस के ऊपर हमने फोटोन को हमने स्ट्राइक करवाया, और फोटोन को स्ट्राइक करवाने के बाद वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इमिट आउट हो गया। ठीक है, तो ये आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, इसकी जो एनर्जी थी वो किसके बराबर थी? एनर्जी लेस देन 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? देन उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? कॉम्पटन्स इफेक्ट। कॉम्पटन्स स्कैटरिंग भी हम इसको कहते हैं।
ठीक है। कॉम्पटन स्कैटरिंग में हमने क्या किया कि अगेन हमारे पास एक फोटोन था जो कि मूव करता हुआ जा रहा था। इसके साथ हमने क्या किया, या तो इलेक्ट्रॉन आपने एक एटम रखा, इस एटम का सेंटर पॉइंट और सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये फोटोन जैसे ही इस पर स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद ये फोटोन चेंज होकर मूव कर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये जो फिनोमेना था इसको हमने कहा था कॉम्पटन स्कैटरिंग। और कॉम्पटन स्कैटरिंग के अंदर हमने डिस्कस की थी कि एनर्जी जो है वो क्या होनी चाहिए, ज़ीरो, मैं यहाँ तो दोबारा लिखता हूँ, 0.1 से लेकर 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की जो एनर्जी होगी, दिस बी रिक्वायर्ड इन द कॉम्पटन स्कैटरिंग। कॉम्पटन स्कैटरिंग में इसकी रिक्वायर्ड होगी, मीन्स कि आप अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन कॉम्पटन स्कैटरिंग के लिए थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जो कि हमारी एक्स रेज में इसका स्पेक्ट्रम आ जाता है। देन पेयर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट भी आप मालूम है, इसके नेम से आपको जाहिर है और आप पहले भी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो। मैं सिर्फ जल्दी से रिवाइज करता चलूँ कि आप क्या करते हो, अगर कोई रेडिएशन हैवी न्यूक्लियस के विसिनिटी में चली जाए, कोई रेडिएशन जिसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई हो, जो कि किसी भी न्यूक्लियस की विसिनिटी से क्या हो जाए, क्रॉस होकर जा रही हो, तो फिर वो क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन का। सो पॉजिट्रॉन एक अलग और इलेक्ट्रॉन एक अलग, ये दो चार्जेस जो है वो हमारे पास डेवलप हो जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को हमने कहा था पेयर प्रोडक्शन। और इस पेयर प्रोडक्शन के अंदर जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कितनी है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और जो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है बेटा, ये 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी किस स्पेक्ट्रम में चली जाएगी, गामा रेज के अंदर। तो कि ये तीनों स्पेक्ट्रम जो मैंने लिखे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्स रेज, गामा रेज, फोटोन के ही पार्ट हैं, लेकिन फोटोन डिफरेंट एनर्जीज पर हैं, लेकिन उन तीनों से ये इंटरेक्शन पॉसिबल है जो कि हम प्रीवियस चैप्टर्स में चैप्टर नंबर 17 के अंदर बहुत डिटेल में इसको डिस्कस कर आ चुके हैं। क्लियर? होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट जो है आपका, वो है आपका मैटर पार्टिकल से। मैटर पार्टिकल से आपने इसकी इंटरेक्शन करवानी है, ठीक है। इस मैटर पार्टिकल से इंटरेक्शन करवाते क्या होगा, आयनाइजेशन क्रिएट हो सकती है, इलेक्ट्रॉन हिट निकल के बाहर आ सकता है। कैसे, मैटर है, इलेक्ट्रॉन भी मैटर है, तो ये पॉसिबल है। मैटर टू मैटर हेड टू हेड कोलिजन से, तो हेड टू हेड कोलिजन भी होकर जो है वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इमिट आउट करवा सकते हैं। ये सिंपल फिनोमेना है। ब्रेमस्लिंग आपको अगर याद हो, जिसको मैंने कहा ब्रेकिंग ऑफ रेडिएशंस भी कहते हैं, ठीक है। तो ब्रेमस्लिंग में क्या प्रोसेस था, ब्रेमस्लिंग के अंदर हमने करा कि सपोज आपके पास एक न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। इसके सराउंडिंग में जो है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पूरा एक, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं अभी इलेक्ट्रॉन नहीं बना रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली क्लाउड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। आपके पास इस प्रोसेस के अंदर ना इलेक्ट्रॉन मूव करके गया। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं ना। मैंने बताया आपको मैटर नेचर के अंदर, यहाँ लिखा मैंने कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी शामिल होगा। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का मतलब बीटा पार्टिकल भी शामिल। अब आपने अब या तो बीटा भी ले लीजिए या फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को अगर आपने इस पर थ्रो करवाया, थ्रो कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस की तरफ। न्यूक्लियस की तरफ होते हुए आपने पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और इस अट्रैक्शन की बेस पर कंप्लीटली अट्रैक्ट तो नहीं करेगा, बल्कि ये इसको करते करते थोड़ा सा स्कैटर्ड कर देगा। क्लियर? और जब स्कैटर्ड करेगा तो
अब देखो ना, मैं अगर किसी चीज़ को बहुत स्पीड से थ्रो कर रहा हूँ तो ये स्पीड से जाने के बाद इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेगेटिव है, नेगेटिव इसको रोकने की कोशिश तो करेगा, लेकिन इसकी स्पीड इतनी हाई थी, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था, तो ये इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्रॉस करता चला तो गया। अब पॉजिटिव चार्ज उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जब तक वो इस पॉजिटिव चार्ज के करीब नहीं पहुंचा था, दूर था इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव चार्ज अपने पास इसको अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे इसकी विजिबिलिटी से क्रॉस होकर दूर जाने लगा, तो अब ये दूर जाने से रोक रहा है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ रही है? तो खींचने की वजह से, रिपल्सिव ये अट्रैक्शन फोर्स लगाने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन में से जो एनर्जी इसकी खुद की है, जो काइनेटिक एनर्जी इसकी खुद की मौजूद है, ये क्या हो जाएगी? ये कम हो जाएगी, ये कम होना स्टार्ट होगी, और उसकी वजह से, स्टॉप होने की वजह से ही किसी पॉइंट पर जो है वो रेडिएशंस की इमिशन डिफरेंट पॉइंट्स पर हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ रेडिएशंस मिल रही होगी, जिसको हम अगर डिफरेंट वे में आपको याद हो तो मैंने आपको एक्सरे भी बताया था कि इस तरह हम एक्सरेज को बनाते हैं, क्योंकि ये जो फोटोन हमें निकलेंगे मिलेंगे ये एक्सरेज के स्पेक्ट्रम के करीब होते हैं, तो इस तरह में एक्सरेज फॉर्मेशन हो रही होती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है एंड में, ये उसी इलेक्ट्रॉन से वापस मूव कर जाता है। लेकिन जो फोटोन की एनर्जी जो आपको मिली थी, वो अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि एनर्जी कैसे मिलेगी। वो एनर्जी जो फोटोन की है, मैं ब्लू से लिखूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो, फोटोन की एनर्जी की बात कर रहे हैं कि फोटोन की जो एनर्जी है वो बराबर किसके थी? द डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इनिशियल इलेक्ट्रॉन टू द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि के ई डैश के बराबर होगा, ठीक है। हम यहाँ लिखे तो हम, जो कि के ई डैश के बराबर, तो यहाँ पर आ गया इसकी एनर्जी के ई माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो ये जो कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस के डिस्कस किए। ये सारा बताना इसलिए ज़रूरी था कि प्रीवियस चैप्टर्स में, मॉडर्न फिज़िक्स में आप क्या क्या डिस्कस करके आ चुके हो, एक दफ़ा रिकॉल हो जाए। तो ये हमारी जो है वो इंट्रोडक्शन की एक छोटी सी वीडियो थी। इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा बेटा, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन जो हम पढ़ रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या करने वाले हैं हम इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन के अंदर। देखिए, हम सराउंडिंग में अगर हमारे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट आ जाए जो कि हमें मालूम ना हो, अननोन एलिमेंट आ जाए, ठीक है, या अननोन रेडिएशन आ जाए, उस रेडिएशंस को फाइंड करना है, उस रेडिएशंस को काउंट करना है, ठीक है, उस रेडिएशंस की एनर्जी मालूम करनी है, उस रेडिएशन का जो भले वो मैटर हो या वेव हो, उस रेडिएशन का हमें जो है वो मास मालूम करना हो, उसकी जो है वो चार्ज मालूम करना थ्रू डिफ्लेक्शन, लेफ़्ट साइड या राइट साइड, वो डिफ्लेक्शन के थ्रू मालूम करना हो। तो जितनी भी चीज़ें हमें मालूम करनी है वो सारी की सारी हम एक डिटेक्टर्स के ज़रिए मालूम करेंगे, ठीक है। तो डिटेक्टर में मालूम करने के लिए हम जब डिटेक्टर में जिस पेस्ट करेंगे या वहाँ पर इस चीज़ को, इस रूल्स को फॉलो करेंगे, तो हमें डिटेक्टर को प्रैक्टिकली यूज़ करने से पहले हमें ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए कि मैटर जब रेडिएशन से इंटरेक्ट करता है या रेडिएशन जब मैटर से इंटरेक्ट करती हैं तो फिर क्या क्या प्रोसेस पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसीलिए हमने ये डिस्कस किया टॉपिक कि व्हाट विल हैपन, ठीक है, व्हाट विल हैपन व्हेन द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन एंड मैटर अकर्स। क्लियर? होप कि आपको जो है वो ये आज की वीडियो समझ में आई होगी, और अगर इन वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो डेफिनेटली जो है वो आप कमेंट सेक्शंस में जो है वो पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के लिए हम इंशाल्लाह जो है वो नया टॉपिक होगा, उसमें हम डिटेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। टिल देन